हमने लास्ट क्लास तक पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन के अंदर तो शेयर्स को 1 रुपए का माना, वो कंसेप्ट भी किया, और एक में हमने नोशनल कॉल मंगवाई। वो आपको मैंने रीजन बता दिया था दोनों में कि किस कारण से हुआ है। अब एक बार हम ना इलस नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उस बात को समझने के बाद फिर हमारे 2-3 क्वेश्चंस और रह जाएंगे इस नेट एसेट्स मेथड के, और वो सिंपल भी हैं, तो जल्दी हो जाएंगे। मतलब इस क्लास के अंदर हमारा नेट एसेट्स मेथड पूरा हो जाएगा। एक बार इलस नंबर 6 निकालें। इलस नंबर 6 में क्या कह रखा है, एक बार ध्यान से समझो। देखो ये कह रखा है, एक तो बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2021 को। उसके बाद कह रहा है करंट एसेट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ₹50,000 मार्केट प्राइस ऑफ विच इज ₹48,000। मतलब हमारी एक इन्वेस्टमेंट जो है, जो 50,000 की बुक्स में दिखा रखी थी, अब उसकी वैल्यू 48,000 हो गई है। मतलब 2,000 पे मुझे लेस करनी है, तो मैं 2,000 पे लेस कर दूंगा। उसके बाद कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल जो है ना उस करंट एसेट्स के अंदर, वो डाउटफुल है 5,000 रुपए के। एक तो मेरी इन्वेस्टमेंट 2,000 से कम हो रही है, मतलब मेरी एसेट्स कम हो रही है 2,000 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने से भी मेरे डेटर्स के ऊपर 5,000 रुपए कम हो रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट जो कहने का मतलब है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हटने के बाद जो मुझे मिलेंगे वो डेटर्स, वो तो कम ही मिलेंगे ना। तो 5,000, ये टोटल 7,000 का लॉस हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ना इन्वेंट्री एट द एंड डिड नॉट इंक्लूड ए रिटर्न ऑफ 5,700। हमें ना एक रिटर्न मिली थी इन्वेंट्री, जिसको हमने क्लोजिंग स्टॉक में काउंट नहीं किया। हालांकि एंट्री हमने कर दी है, एंट्री कर दी है, पोस्टिंग भी हो गई है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन में, फिजिकल काउंटिंग में उसको नहीं लिया। तो हम उसको ले लेंगे तो हमारी नेट एसेट्स बढ़ जाएगी। तो 2 रीजन से हमारी नेट एसेट्स कम होगी। एक तो 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के, 5,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के, और बढ़ेगी 5,700 रुपए से। किस कारण से? इन्वेंट्री के कारण। तो वो इंपैक्ट हमने डाल दिया। देखिए आज बुक के अंदर आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 4,90,000 रुपए की आफ्टर डेप्रिसिएशन। 5 लाख की एसेट्स है, 10,000 का डेप्रिसिएशन है, 4,90,000 रुपए की एसेट्स। इसके अलावा हमें करंट एसेट्स दे रखी है 1,48,000 रुपए की, वो भी लिख दी। टोटल होगी 6,38,000 की। इसमें फिर हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटाएंगे 2,000 रुपए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपए, टोटल हो गया 7,000 जो माइनस करेंगे। और उसके बाद 5,700 रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाई है जो हमने, जो फिजिकल काउंटिंग में लिया है। तो इसके बाद मेरी एसेट्स वाली साइड आ गई 6,36,700 रुपए की। उसके बाद बात आती है लाइबिलिटीज की। अब नीचे पता क्या कह रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट रहता है 1 साल का देना बाकी है, और प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स है 2 साल का। प्रेफरेंस के डिविडेंड की बात बाद में करते हैं, लेकिन मेरी जो एग्जैक्ट लाइबिलिटी है डिबेंचर्स की, उसका 1 साल का इंटरेस्ट बाकी है। आप ऊपर चेक करें डिबेंचर्स कितने के हैं। डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी में है 60,000 के, और 12% है, तो 60,000 का 12% 7,200 हमारा इंटरेस्ट बनेगा। वो इंटरेस्ट और डिबेंचर फॉर 1 ईयर, और इसके अलावा 12% डिबेंचर जो है हमारे वो 60,000 रुपए के। और इसके अलावा एक लाइबिलिटी और है ट्रेड पेबल्स 80,000 रुपए का। तो ये तीनों हम लेस कर देंगे, तो हमारी नेट एसेट्स कितनी आ गई? 4,89,500। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, क्या वो हमारी प्रायोरिटी है कि हमने प्रेफरेंस वालों को देने हैं? इन जनरल तो प्रायोरिटी है, क्योंकि प्रेफरेंस नाम ही किस लिए है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी 2 चीजों की। कौन कौन सी 2 चीजों की? एक तो अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो वाउंड अप के टाइम पे इक्विटी वालों से पहले पैसा उनको मिलेगा, और दूसरा जब कंपनी डिविडेंड दे रही होगी तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा। इसमें ऊपर नीचे हो सकती है कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड की प्रायोरिटी है लेकिन कैपिटल वापस देने की प्रायोरिटी नहीं है, या ऐसा कह दे कैपिटल की प्रायोरिटी है लेकिन डिविडेंड देने की प्रायोरिटी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 सिचुएशंस हैं, हमें चारों सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना है, और चारों सिचुएशन के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है। मुझे बताएं पहले केस में क्या कह रहा है। पहले केस में कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी बोथ हैज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन टेक प्लेस। अगर लिक्विडेशन होता है, हमें एक तो एरियर्स ऑफ डिविडेंड भी देना है, और दूसरा पहले देना है, मतलब प्रायोरिटी पे देना है। इक्विटी वालों को बाद में देखेंगे, और उनको कैपिटल भी और डिविडेंड दोनों की ही प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये मेरी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में काउंट नहीं होगा। ये तो हमारे एक हिसाब से ना हमारे से अलग हैं, कटे हुए हैं। किस लिए? प्रेफरेंस वाले क्यों कट रहे हैं? क्योंकि वो तो पहले से अपना पैसा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी सिरदर्दी है बाकी। इसका मतलब वो मेरी शेयर्स की वैल्यूएशन में काउंट नहीं होंगे, और मैं प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस कैपिटल को लेस कर दूंगा इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में लेस कर देगा, फिर उसके बाद सेकंड केस की बात करेंगे। पहले फर्स्ट केस में हम लेस करेंगे। आप इतना पहले नोट करो। देखें, अगर ये कह रखा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड की प्रायोरिटी है,
और प्रेफरेंस कैपिटल की भी प्रायोरिटी है, मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल भी देनी है और इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देना, दोनों की प्रायोरिटी है। तो हम दोनों को लेस कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 2 लाख की और 2 साल का डिविडेंड, 2 लाख का 6% 12,000 और 2 साल का 24,000 लेस कर देते हैं। तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई इक्विटी शेयर्स होल्डर वालों की। इसको नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, 8.85 पर शेयर क्या निकल के आ गया हमारा, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल आ गई। अगर फर्स्ट केस की बात करें, सेकंड केस में आप पढ़ो खुद से क्या कह रखा है। कह रहा है सेकंड केस में प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी एज टू कैपिटल एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड। उनको ना ही कैपिटल की प्रायोरिटी है ना ही डिविडेंड की, मतलब वो हमारे जैसे ही हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स है ना, वैसे ही प्रेफरेंस वाले हैं, हमारे में ही घुल मिल गए वो। तो उनकी भी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वो प्रायोरिटी मांग ही नहीं रहे। नाम प्रेफरेंस है लेकिन कह रहे हम तो तुम्हारे साथ हैं भाई, ठीक है। इसका मतलब हम उनकी भी वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालेंगे और उसके प्रेफरेंस डिविडेंड को या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेस नहीं करेंगे। मतलब ये तो था हमारा फर्स्ट केस, यहां तक तो था। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जब हमने ये लेस करना ही नहीं है तो यही जो है वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 4,89,500। डिवाइड किससे करूंगा अब, क्योंकि मैंने इसको लेस ही नहीं करा, क्योंकि ये हमारे को अपने आप को इक्विटी शेयर्स की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं कि हम आपकी तरह ही हैं। तो इनकी भी वैल्यू निकलेगी। जब निकलेगी तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने, टोटल 20,000 हैं, इक्विटी 30 है, प्रेफरेंस 20 है, तो 30,000 प्लस 20,000 टोटल हो गया 50,000। तो 4,89,500 डिवाइड बाय 50,000 हम कर देंगे सेकंड केस के अंदर, और यहां पे वैल्यू निकल के आ रही है 9.79 पर शेयर। हमारी शेयर की वैल्यू निकल गई क्योंकि यहां पे अब प्रेफरेंस वाले भी काउंट हो गए, ठीक है। अब थर्ड केस पढ़ो क्या कह रहा है। थर्ड केस में कह रहा है प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। कैपिटल की प्रायोरिटी है उनको, वो कह रहे हैं कि हमें तो भाई कैपिटल टाइम पे चाहिए, डिविडेंड की उन्होंने प्रायोरिटी नहीं मांगी। पहले ये दो केसेस नोट करो आप, देखें। थर्ड केस में ये कह रहा है कि ना प्रेफरेंस कैपिटल की प्रायोरिटी है। क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स है प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, मतलब कैपिटल की प्रायोरिटी मांग रहे हैं ना, तो हम कैपिटल की प्रायोरिटी मांग रहे हैं तो कैपिटल ही लेस कर देते हैं, डिविडेंड की बात ही नहीं करते। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये मैंने वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू लिखी थी, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अमाउंट अवेलेबल, क्योंकि वहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस हो चुका था, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी वालों की ही आई थी। लेकिन यहां पे अभी ना प्रेफरेंस का डिविडेंड लेस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी नहीं मांगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने इक्विटी वालों को नहीं दिया तो प्रेफरेंस वालों को भी नहीं देंगे, इसलिए वर्ड चेंज हुआ, सिर्फ अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। 2,89,500 ये हमारा निकल गया। मतलब अब की बारी हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेस करी है, डिविडेंड नहीं। जैसे फर्स्ट केस में तो हमने डिविडेंड भी लेस किया था। अब बात आती है जो ये निकल के आया इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 30 से क्यों करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस वालों ने ये कहा भाई कैपिटल की तो हमें प्रायोरिटी चाहिए, कैपिटल की चाहिए, तो मतलब अगर वो यहां से अपना अमाउंट लेस करवा गए तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स भी तो यहां से हटेंगे, हटा दिए हमने, तो इसलिए 30,000 से डिवाइड कर देंगे बस। फोर्थ केस में पता है क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अब की बारी जो उनकी जो प्रायोरिटी है ना वो डिविडेंड को लेके है, कैपिटल को लेके कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो बस कोई बात नहीं, हम इसका यहां पे डिविडेंड लेस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह हम क्या लेस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर देंगे। देखिए फोर्थ केस में ना वो सिर्फ डिविडेंड मांग रहे हैं, कैपिटल नहीं मांग रहे। अगर कैपिटल नहीं मांग रहे तो डिविडेंड लेस करो। अभी जो पैसा निकल के आया है इसमें सिर्फ इक्विटी का राइट नहीं है, प्रेफरेंस का भी है, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल थोड़ा लेस करवाई है। नहीं करवाई तो बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ, क्योंकि सिर्फ उसने अपना डिविडेंड लेस करवाया है, तो ये हिस्सा दोनों का है। अब 4,65,500 को किससे डिवाइड करूं, 30,000 या 50,000? 50,000 से, क्योंकि प्रेफरेंस वालों ने अपना हिस्सा ऊपर लिया ही नहीं है कैपिटल का, तो 50,000 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर जो है दोनों के मिला के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.31 पैसा पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे चारों केसेस थे और सिंपल थे, कुछ मुश्किल नहीं था।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था बस, इसके अलावा अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है नेट एसेट्स मेथड में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं ओरली भी बोल दूं तब भी आपके हो जाएंगे, लेकिन एक बार मैं फिर भी बोर्ड पे कर दूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप इसको नोट कर लो, इन चारों केसेस को। देखें इलस नंबर 7 में क्या कह रखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह कह रखा है कि ना बैलेंस शीट पढ़ने के बाद ये कह रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ द 1/2 ऑफ द एसेट्स इज कंसीडर्ड एट 10% मोर देन बुक वैल्यू। पहले तो आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है 8 लाख, उसका हाफ करो। कह रहा है हाफ जो है ना वो 10% मोर देन बुक वैल्यू है, और जो रिमेनिंग हाफ है वो 5% लेस देन बुक वैल्यू है। तो जो पहली हाफ है मतलब अगर 8 लाख टोटल है तो हाफ 4 लाख, ये 10% इंक्रीज कर दो, और अगले हाफ को 5% से डिक्रीज कर दो। 4 लाख का 5% 20,000, 4 लाख का 10% 40,000, तो ये 440 और ये 380, दोनों का टोटल हो गया एसेट्स। उसके बाद एक लाइबिलिटी है 280 की ट्रेड पेबल्स, वो लेस करेंगे। और नीचे बोल रखा है देयर वाज ए लाइबिलिटी ऑफ 30,000 विच रिमेन अनरिकॉर्डेड, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो वो 30,000 भी लेस कर देंगे। 280 प्लस 30 3,10,000 रुपए, तो 820 में से 310 लेस करेंगे तो 5,10,000 रुपए निकल के आ गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऊपर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखी है 2 लाख रुपए की, इसका क्या ट्रीटमेंट करें। देखो अगर नीचे वाली बात पढ़ू ना तो ये कह रहा है एज्यूम प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड। कह रहा है हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है, हमें अपनी तरह समझो, ऑर्डिनरी शेयर समझो, जैसे इक्विटी वाले हैं वैसे प्रेफरेंस वाले हैं। मतलब हम प्रेफरेंस वालों की भी वैल्यू निकालेंगे शेयर्स की, क्योंकि वो आम शेयर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो अपनी कैपिटल और डिविडेंड की प्रायोरिटी नहीं ले रहे। इसका मतलब हम यहां पे वो प्रेफरेंस का डिविडेंड या उनकी कैपिटल लेस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो नेट अमाउंट एसेट्स का निकल के है वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए है। अब बात ये आती है कि मैं इस अमाउंट को 5,10,000 को सीधा नंबर ऑफ शेयर 30,000 प्लस 2,000 32,000 से डिवाइड कर दूं, क्या ठीक है। अभी आपने 6th क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने 30 प्लस 20 50 से डिवाइड करा था ना, लेकिन वहां पे दोनों शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, यहां पे फेस वैल्यू अलग अलग है। आप ये देखें इक्विटी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, जबकि प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। तो हमें इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, जो ये 5,10,000 आए हैं ना, इसको पहले बांट दो। 5,10,000 को बांट दो, कैसे बांटेंगे, रुपीज 5,10,000 will be divided between equity and preference shares। किस रेशो में बटेंगे मुझे बताएं। हमारे पास इक्विटी शेयर्स 3 लाख के या प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के, अमाउंट तो पता ही है ना, तो हम क्या कर देते हैं इसको 3:2 में बांट देते हैं इन 3:2। वो आपको क्लियरली दिख रहा है, मतलब 3 लाख और 2 लाख जो उनकी कैपिटल है उस रेशो में। ठीक है, अगर मैं बांट देता हूं तो 5,10,000 मैं ये बोलूंगा देन इक्विटी शेयर्स विल गेट, क्या मिलेगा उनको, 5,10,000 का 3/5 एंड प्रेफरेंस शेयर विल गेट 5,10,000 रुपए का 2/5। तो ये निकल के आ गया हमारे लिए 3,06,000 रुपए, और ये निकल के आ गया 2,04,000 रुपए। अब वैल्यू निकाल दो। अगर मैं मान लो इक्विटी की वैल्यू निकालता हूं, वैल्यू पर शेयर, तो बताओ कितनी निकलेगी। थोड़ा स्पेस की कमी है लेकिन समझ जाना, 3,06,000 है ये पैसा, इसी के लिए है, सिर्फ इक्विटी वाले के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर है 30,000, तो 3,06,000 को 30,000 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो आ गया 10 रुपए 20 पैसा पर शेयर। उसके बाद 2,04,000 रुपए हैं, वैल्यू पर शेयर इसकी कितनी निकल के आएगी, 2,04,000 रुपए डिवाइड बाय कितने हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स 2,000, 102 रुपए, 102 रुपए वैल्यू पर शेयर 102 रुपए है, और उसकी वैल्यू 10 रुपए 20 पैसे, क्योंकि यहां पे जो शेयर थे ना
वो 30,000 थे, यहाँ पे 2,000 शेयर थे, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी ना, इसी हिसाब से 102 निकल के आए हैं। यहाँ फेस वैल्यू 10 रुपए थी, इसलिए 10 रुपए 20 पैसे उसी हिसाब से निकल के आए हैं। हमने सिर्फ करना क्या है, जो कमाया है ना, जो भी पैसा है वो दोनों का हक है, इक्विटी और प्रेफरेंस वाला, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी नहीं मांगी तो उनमें बांट दो उनकी रेशो में, जो 3 लाख और 2 लाख उनकी कैपिटल है, बस बात खत्म। उसके बाद उनके नंबर ऑफ शेयर से अलग अलग डिवाइड कर दो। लेकिन अगर फेस वैल्यू सेम होती फिर कोई समस्या रहने नहीं वाली थी, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन 4th और 5th करते हैं। देखिए अब हम इलस नंबर 5 करते हैं। इलस नंबर 5 भी सिंपल है। इसमें क्या कह रखा है, जो मेन बात बोल रखी है वो पढ़ते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है हमें गुजरात ऑयल लिमिटेड की। लास्ट में ये कह रखा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों से उनका एरियर्स में चल रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000 है। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट बुक में दिखा रखी है, जितने की भी दिखा रखी है, हम उसको अब कितनी लिख देंगे, 45,000 जो उसकी मार्केट वैल्यू है। उसके बाद जो हमारे डेटर्स हैं वो 80% रिकवरेबल हैं, जिनको डाउटफुल बोला गया था ना उसको हमने रिकवरेबल बोला है। हमारे टोटल डेटर्स हैं जैसे 1 लाख रुपए के, उसमें से कंसीडर गुड जो है ना वो 80,000 है, वो तो पक्का है। जो डाउटफुल है ना 20,000 के, उसमें से 80% रिकवरेबल है। वो कह रहा है मतलब 40% डाउटफुल है ना, तो 80,000 तो पूरे हो गए, और जो 20,000 डाउटफुल थे उसमें 80% लिख देते हैं, मतलब 16,000, टोटल हो गए 96,000 रुपी। ठीक है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट को हमने 45,000 दिखाया, डेटर्स को हमने करेक्ट कर दिया, और कह रहा है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, अनकॉल्ड लाइबिलिटी है 12,000 ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। मतलब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है, जैसे ये 60,000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, आज खैर मार्केट वैल्यू उसकी 45 है, लेकिन ये हो सकता है ना ये पार्टली पेड है, इनके भी पैसे देने हैं, लेकिन अभी मंगवाए नहीं है तो लाइबिलिटी कैसे दिखा दूंगा। ठीक है, जब देने होंगे तो दे देंगे। अभी मेरी वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, इसको मैं बुक्स में ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद कह रहा है एन अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मटेरियलाइज। मतलब एक ना हमने बिल डिस्काउंट करवाया था, मुझे किसी ने बिल दिया था, बिल्स रिसीवेबल, और मैंने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब सामने वाली पार्टी जिसके पास बैंक जाके पैसे मांग रहा है कि भाई हमें पैसे दो, तुमने बिल बनाया था, वो शायद वो पर्सन अब पैसे नहीं दे सका या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। बैंक वापस मेरे पास आ रहा है कि भाई तूने पैसे यूज किया हमें दे, और मटेरियलाइज होने के चांसेस जा रहे हैं। कह रहा है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मटेरियलाइज, इसका मतलब 10,000 पे मेरी लाइबिलिटी है, तो मैं वो लाइबिलिटी में यहां पे दिखा दूंगा, लाइबिलिटी फॉर बी आर डिस्काउंटेड। इसके अलावा बाकी सारी एसेट्स लाइबिलिटी बुक वैल्यू ही उठानी है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स 290 की, गुडविल एज इट इज 50,000 की, इन्वेस्टमेंट हो चुकी, इन्वेंट्री 180 की, ट्रेड रिसीवेबल भी हो चुके, कैश एट बैंक 40,000 का, लाइबिलिटी में हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपए के, ट्रेड पेबल्स है 90,000 रुपए के, और 14% डिवेंचर्स है 1 लाख के, और इसके अलावा जो लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड थी वो 10,000 रुपए है। तो इससे हमारी नेट एसेट्स निकल के आ गई है 4,91,000 रुपए। नेट एसेट्स निकलने के बाद अब हमें प्रेफरेंस कैपिटल 1.5 लाख की जो गिवन है, और 1.5 लाख के ऊपर 12% इंटू 2 ईयर्स का डिविडेंड भी देना है, मतलब 36,000 रुपए। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में कहीं पे बोल नहीं रखा कि प्रेफरेंस डिविडेंड की या कैपिटल की प्रायोरिटी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रेफरेंस नाम तो पढ़ो ना, प्रेफरेंस है मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो घटा देंगे, बस सीधी सी बात है 186। तो 3,05,000 रुपए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी वालों की आ गई, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, 25,000 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वैल्यू पर शेयर हमारी कितनी आ गई, 12 रुपए 20 पैसा पर शेयर। इसके बाद हमारा एक और नेट एसेट्स मेथड का क्वेश्चन है, इलस नंबर 4, वो हम करते हैं। इलस नंबर 4 सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं है, अगर मैं रीड कर दूं तो भी काम चल सकता है। देखें, हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में हमें प्लांटर मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस, ये सब कुछ दे रखा है, लेकिन ना हम उस गुडविल को नहीं लेंगे, क्योंकि नई गुडविल डिसाइड हो रही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स गुडविल शैल बी टेकन एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे। और क्योंकि प्रॉफिट जो है ट्रेंड से बढ़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन में ना बिना कहीं वेटेड एवरेज मेथड लगा दिया। आप सिंपल एवरेज से करना चाहते हैं कर ले, लेकिन जब प्रॉफिट एक ट्रेंड से बढ़ रहा हो ना, जैसे 1 से 1 20 हुआ, फिर 1 40 हुआ, फिर 1 80 हुआ, फिर उसके बाद 2 20 हो गया, तो एक ट्रेंड चल रहा है प्रॉफिट बढ़ने का, इस कारण से हम वेट लगा सकते हैं। तो पहले साल वाले 1 लाख को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
दूसरे एक 20 को 2 से कर देंगे, एक 40 को 3 से, एक 80 को 4 से, दो 20 को 5 से। तो जो निकल के आएगा उसको 15 वेट से डिवाइड करके हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो हमारा आ रहा है 1,72,000, 1,72,000। और गुडविल कितनी है, 2 ईयर परचेज, तो 3,44,000 हमारी गुडविल आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले नेट एसेट्स निकालने के लिए गुडविल लिखो। गुडविल कितनी आई है, 344। अब जो पहले से बुक्स में गुडविल 2 लाख दे रखी है उस पर काटा मारो, उसको नहीं लिखना। आज की गुडविल 344 है। इसके अलावा बुक में जितनी भी एसेट्स है उसको उसी वैल्यू पे उठा लो, कुछ नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 840, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 230 दे रखी है, बुक वैल्यू 3 लाख है तो मार्केट वैल्यू 230 पे लिख देंगे। इसके अलावा लोन एंड एडवांसेस हमारे 1,10,000 रुपए के, वो लिख देंगे। और करंट एसेट्स 5,30,000 रुपए की, वो लिख देंगे। इसके अलावा लाइबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है, एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 70,000 रुपए का, और एक वर्कमैन सेविंग फंड है 40,000 रुपए का, और एक करंट लाइबिलिटी है 7,20,000 की, वो लेस कर दो। 12,24,000 रुपए मेरे पास क्या निकल के आ गया, नेट एसेट्स आ गई। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ गुडविल निकालनी थी, बाकी सब सिंपल था। तो 12,24,000 जो आया है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 से डिवाइड कर दो। 12,24,000 डिवाइड बाय 60,000 मतलब 20 रुपए 40 पैसे पर शेयर हमारी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। ये हमारा इलस नंबर 4 था। मैंने बोर्ड पे नहीं करा, बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ गुडविल निकालनी थी। और गुडविल पे आप ऑलरेडी पीएचडी करके आए हुए हो पिछले चैप्टर में, जब आपने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ना नेट एसेट्स मेथड पूरा हो जाता है, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। इसके बाद यील्ड मेथड है, जिसके अंदर एक डिविडेंड वाला और एक अर्निंग वाला है। पहले हम डिविडेंड वाला यील्ड मेथड करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो अगर आपने करना है तो, इलस नंबर 5।